हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर लॉजिकल सीक्वेंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर नंबर 1 में पहले ही आपको बताएं कि लॉजिकल सीक्वेंस चैप्टर से जब सवाल पूछे जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको एक लॉजिक के तहत सीक्वेंसिंग का काम करना होता है। आपको 4 से 5 शब्द ऐसे दिए होते हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में रहता है, तो उन दिए गए शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना होता है, सजाना होता है। ठीक है, एक प्रॉपर लॉजिक को फॉलो करते हुए। और प्रॉपर लॉजिक को फॉलो करते हुए इसका मतलब है कि दिए गए शब्दों के बीच किसी न किसी तरीके से संबंध होता है, उस संबंध को पहचाननी होती है और एक व्यवस्थित क्रम में जमा देना होता है। दिए गए शब्दों को या तो बढ़ते क्रम में जमाएंगे या फिर घटते क्रम में। तो इसी क्रम में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल स्क्रीन में देखिए। निम्न प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं दोस्तों। स्टार फिश, ब्लू व्हेल, शार्क, विशालकाय कछुआ, पेंगुइन। ठीक है ना। तो ये अव्यवस्थित क्रम में 5 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में सजाना है, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, तथा उसके बाद दिए गए 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है जो शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाए। मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ल्ड आपको जमाना है, अरेंज करना है दोस्तों। ठीक है, हमने कहा जी यहां पे 5 तरह के जीव है, स्टार फिश, ब्लू व्हेल, शार्क, विशालकाय कछुआ, पेंगुइन। इसमें अगर सबसे छोटा जीव की बात करें तो स्टार फिश होता है क्या? हाँ जी। और सबसे बड़ा जीव की बात करें तो ब्लू व्हेल। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मैं आकार के हिसाब से, आकार के आधार पे मैं इन 5 प्रकार के जीव को क्रम में लिखना चाहूं तो सबसे पहला या फिर मैं कहूं सबसे छोटा जीव स्टार फिश। ठीक है ना, पहले नंबर पे लिखा मैं। ठीक है, स्टार फिश से बड़ा जीव होता है पेंगुइन। पेंगुइन। ठीक है, सबसे छोटा स्टार फिश से बड़ा जीव होगा पेंगुइन, और पेंगुइन से बड़ा जीव होगा विशालकाय कछुआ। विशालकाय कछुआ। ठीक है, और कछुआ से भी बड़ा जीव होगा शार्क। और दिए गए 5 जीवों में सबसे बड़ा जीव होगा, उसको मैं आखिरी में लिख देता हूं, जग जाहिर है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। ठीक है, तो हमने यहां पे बढ़ते क्रम में जमाया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर नंबरिंग करें सवाल में जैसे नंबरिंग दिया है उस हिसाब से, तो पहला नंबर स्टार फिश का। ठीक है, दूसरा नंबर ब्लू व्हेल, तीसरा नंबर शार्क, चौथा नंबर विशालकाय कछुआ, 5वां नंबर पेंगुइन। ठीक है, लेकिन हमने एक व्यवस्थित क्रम में जमाया है दोस्तों, वो भी बढ़ते क्रम में। उस हिसाब से कहें तो 15432। 15432 ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, जब ऑप्शन ऑफ टिक लगाने जाएंगे, सही ऑप्शन का जब आप चुनाव करने जाएंगे ना दोस्तों, तो बड़े ध्यानपूर्वक आप ऐसे टिक लगाएंगे। देखिए 15432 है ना, ये होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन ए में देखेंगे तो 15423 दिया है, 32 की जगह 23। तो ऐसे आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो आपको सिली मिस्टेक से बचना है दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक सवाल को अटैक करना है और सही ऑप्शन का चुनाव करते समय, ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक आप टिक लगाएंगे करेक्ट ऑप्शन का। ठीक, तो इस तरह के सवाल होते हैं, है ना। अगला सवाल, यहां पे 4 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, पत्र, उपग्रह, टेलीफोन, स्मार्टफोन। ये दिए गए 4 शब्द जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में जमाना है ना, या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम।
ऑप्शन के हिसाब से हमको जमाना होता है, ठीक है ना। हमने कहा दोस्तों कि पुराने जमाने में एक जगह के लोग दूसरे जगह के लोग से कांटेक्ट करना चाहते थे या बात करना चाहते थे तो किस माध्यम से करते थे? लेटर के माध्यम से, जिसको हम पत्र कहते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे पत्र की जगह किसने ले लिया? टेलीफोन ने। लेटर की जगह किसने ले लिया? टेलीफोन ने। तो टेलीफोन के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह से जैसे कांटेक्ट होना चाहते थे या बात करना चाहते थे तो भाई टेलीफोन का इस्तेमाल करने लगे। फिर टेलीफोन की जगह आज के डेट में मतलब वर्तमान में हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलीफोन की जगह किसने ले लिया है? स्मार्टफोन ने, है ना। हमने कहा जी भविष्य में सारी चीजें सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से कनेक्ट होने वाले हैं। तो स्मार्टफोन का जगह भविष्य में कौन लेने वाले हैं दोस्तों? तो उपग्रह, जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक। तो एक व्यवस्थित क्रम में हमने जमा दिया है ये दिए गए चारों शब्दों को, ठीक। सवाल में दिया गया है पत्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उपग्रह, तीसरे नंबर पे टेलीफोन, चौथे नंबर पे स्मार्टफोन, ठीक। तो इन चारों शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम 1 3 4 2, ठीक ना, 1 3 4 2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल, 5 शब्द दिए गए हैं, कोहनी, कंधे, आंखें, चरण, घुटने, ठीक है। इंग्लिश में कहे तो एल्बो, शोल्डर, आइस, फीट, नी। बताइए भाई साहब व्यवस्थित क्रम क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, दिमाग लगाएं, वीडियो पॉज करें और सोचें कि एक व्यवस्थित क्रम क्या हो सकता है ये दिए गए 5 शब्दों का, ठीक है। हम बताने जा रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। हमने कहा जी सबसे ऊपर में आंख, ठीक, सबसे ऊपर में आंख दिए गए हैं शब्द उस हिसाब से बात करें तो सबसे ऊपर में आंख, ठीक है, जिसको यहां लिखा गया है आंखें। फिर आंख के नीचे क्या आएंगे? कंधे, आंख फिर कंधे, आंख के नीचे क्या आएंगे? कंधे, ठीक है। फिर देखो कंधे के नीचे क्या आएंगे दोस्तों? कोहनी आएगा, क्या एल्बो बोलेंगे हम उसी को, कोहनी, ठीक है। फिर कोहनी के नीचे क्या आएंगे? चरण, नहीं चरण से पहले घुटने आते हैं, नी, ठीक है ना, घुटने। फिर सबसे नीचे में फीट आएगा, चरण, ठीक ना। हम ऊपर से नीचे ऐसे जमा रहे हैं, ठीक ना। आंख, कंधे, कोहनी, ठीक है, घुटने, चरण पादुका, ठीक। तो हमने कहा जी तीसरे नंबर पे आंख है, दूसरे नंबर पे कंधे है सवाल के हिसाब से, कोहनी पहले नंबर पे है, घुटने 5वें नंबर पे है, और बात करें अगर हम चरण तो ये 4थे नंबर पे, ठीक है ना। 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला सवाल, मोजे, गले की टाई, कमरबंद, चश्मा, बाजूबंद, ऐसे 5 शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में है, इसको जमाना है बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में। हमने कहा जी सबसे पहले आना चाहिए चश्मा, ठीक है। चश्मा हम आंख में पहनते हैं, हाँ जी। और उसके बाद अगर मैं कहूं तो टाई गले में पहनते हैं, तो आंख के नीचे गला। हमने कहा जी चश्मा, तो चश्मा के नीचे गले की टाई, ऐसे कह सकते हैं, गले की टाई। अब देखो गले की टाई के बाद क्या आना चाहिए? कमरबंद, नहीं कमरबंद से पहले बाजूबंद आएगा, ठीक है। मोजे तो सबसे नीचे में पहनते हैं ना, पैर में पहनते हैं, ठीक है। तो हमने कहा दोस्तों गले की टाई के नीचे आएगा बाजूबंद, यहां पहनते हैं, ठीक, बाजूबंद।
बाजूबंद के बाद आना चाहिए कमरबंद, है ना, कमरबंद, ठीक। और आखिरी में क्या आएगा, मोजे। इस तरह के क्रम में हमने जमाए हैं, ऊपर से नीचे, ठीक। आंख में पहनते हैं चश्मा, गले में पहनेंगे टाई, ठीक। शोल्डर में पहनेंगे बाजूबंद, कमर में पहनेंगे कमरबंद, उसके बाद सबसे नीचे पैर में पहनेंगे सॉक्स, जिसको हम कहते हैं मोजे, ठीक। तो अगर मैं यहां पे नंबरिंग करूं तो मोजे, ठीक है, ये पहला नंबर सवाल के हिसाब से, कमरबंद तीसरे नंबर पे, बाजूबंद पांचवें नंबर पे, गले की टाई दूसरे नंबर पे, चश्मा चौथे नंबर पे। तो व्यवस्थित क्रम में हमने जमा दिया है। इस हिसाब से अगर हम बात करें 4 2 5 3 1, 4 2 5 3 1, डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों में तर्क के आधार पर सबसे सटीक संबंध बतानी है आपको, ठीक ना। तो यहां पे मूंगफली की बात हुई है, चूहा की बात हुई है, ईगल की बात हुई है, सांप की बात हुई है। सोचे, दिमाग लगाएं, वीडियो पॉज करके उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करिएगा। देखियो, हमने कहा जी मूंगफली को चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है और सांप को ईगल खाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक लॉजिक के तहत आपको आंसर करना है, सीक्वेंसिंग करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल फिट बैठ रहा है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, षटभुज मतलब हेक्सागन, नौभुज मतलब नोनागन, पंचभुज मतलब पेंटागन, सप्तभुज मतलब हेप्टागन, अष्टभुज मतलब ऑक्टागन। इस तरह के 5 आकृतियां दी गई है, ठीक है ना। इसको व्यवस्थित क्रम में जमाना है, तो किस आधार पे जमाएंगे। हमने कहा जी षटभुज 6 भुजाएं होती है, पंचभुज 5 भुजाएं होती है, नौभुज 9 भुजाएं, अष्टभुज 8 भुजाएं, सप्तभुज 7 भुजाएं, ठीक है। तो अगर मैं बढ़ते क्रम के हिसाब से जमाना चाहूं तो भाई सबसे कम भुजाएं किस में होंगी, दी गई आकृतियों में सबसे कम भुजाएं पंचभुज में होंगे क्या, हाँ जी। फिर उससे ज्यादा भुजाएं षटभुज में होंगे, फिर षटभुज से भी ज्यादा भुजाएं सप्तभुज में होंगे, फिर अष्टभुज में होंगे, फिर नौभुज में होंगे, ठीक है ना। तो हमने बढ़ते क्रम में लिखा, हमने बढ़ते क्रम में लिखा, बढ़ते क्रम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, यस ऑप्शन मैच कर रहा है। कभी कभी ऑप्शन इस तरह से दिए रहेंगे कि बढ़ते क्रम के हिसाब से नहीं होगा, घटते क्रम के हिसाब से होगा, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, इसको जस्ट उल्टा कर दो। तो मैंने कहा जी घटते क्रम में लिखना चाहें तो सबसे ज्यादा भुजा वाले आकृति सबसे पहले नंबर पे, ठीक है, और आखिरी नंबर पे कौन होगा, सबसे कम भुजा वाले आकृति, ठीक है। तो हमने कहा जी इसको जस्ट उल्टा कर दो ना, 2 मतलब नौभुज, 5 मतलब अष्टभुज, 4 मतलब सप्तभुज, ये नंबरिंग है सवाल के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद हम कहेंगे 1 में क्या दिया हुआ है, देखो षटभुज, 3 में पंचभुज दिया गया होगा, ठीक। तो ये क्या है, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सवाल में ऑप्शन जिस तरह से दिया हुआ है उस हिसाब से ये वाला फिट बैठ रहा है, 3 1 4 5 2, ठीक है। अगला सवाल, गेहूं का पौधा, रोटी, बीज, आटा, ठीक। अव्यवस्थित क्रम में है ये 4 शब्द, इसको व्यवस्थित क्रम में जमाना है, या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। हमने कहा जी सबसे पहले गेहूं का पौधा आएगा क्या, नहीं, अरे गेहूं का पौधा पहले कैसे आ जाएगा, पौधा तैयार करने के लिए सबसे पहले तो बीज की बोआई होगी, है ना।
सबसे पहले बीज लगाएंगे ना, हम बीज बोएंगे तभी तो पौधा आएगा। अब जब पौधा पूरी तरह तैयार हो जाएगा, है ना, मतलब फसल पूरी तरह रेडी हो गया, तो फसल की कटाई होगी। फसल की कटाई के बाद पौधे में जो दाना थे उसको हम अलग करके सफाई करेंगे और चक्की में ले जाके पीसेंगे, तो क्या मिलेगा? आटा। ठीक है क्या? अच्छा जी, फिर आटा से क्या बनाया जाएगी? आटा से क्या बनाया जाएगा? रोटी। ये क्रम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ये है पौधा जो कि पहला नंबर पे, बीज तीसरे नंबर पे, आटा चौथे नंबर पे, रोटी दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसको बढ़ते क्रम में लिखे हैं दोस्तों। सबसे पहले बीज बोएंगे, फिर गेहूं का पौधा तैयार होगा, फसल तैयार होने के बाद फसल की कटाई करेंगे, और कटाई होने के बाद पौधे से दाना को अलग करके मस्त साफ सफाई करके चक्की में ले जाकर पीस देंगे, आटा मिलेगा, आटे से रोटी बना दिया जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा 3142, 3142। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल, कक्षा दाखिला प्रमाण पत्र आवेदन मूल्यांकन, क्लास एडमिशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन इवैल्यूएशन। ठीक है, हमने कहा जी सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन लगाएंगे, मतलब आवेदन। हाँ जी, आप आवेदन लगाएंगे पहले, उसके बाद आपको दाखिला मिलेगा, मतलब एडमिशन मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपका एडमिशन वाला प्रोसेस पूरा होगा तो भाई अगले दिन से आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, मतलब आप कक्षा जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, है ना, साल भर की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो उस टेस्ट के दौरान इवैल्यूएशन होगा, मतलब मूल्यांकन। ठीक है, और मूल्यांकन के तहत, है ना, या फिर मूल्यांकन के हिसाब से आपका प्रमाण पत्र रेडी होगा, सर्टिफिकेट, है ना, आम भाषा में कह सकते हैं आपका जो मार्कशीट आता है। ठीक है, आपका जो अंक सूची कहते हैं ना, इस तरह से। तो सीक्वेंसिंग कर लिए हमने, आवेदन चौथे नंबर पर लिखा गया है, दाखिला दूसरे नंबर पर, कक्षा पहले नंबर पर, मूल्यांकन पांचवें नंबर, है ना, ऐसे लिखा गया सवाल में, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट तीसरे नंबर। ठीक है, इस तरह से। तो यहां भी हम बढ़ते क्रम में जमाए हैं दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक ना, 42153, 42153, ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल, सप्ताह, दैनिक, मासिक, पाक्षिक, वार्षिक, इस तरह के 5 शब्द जो कि अव्यवस्थित क्रम में है, इसको व्यवस्थित क्रम में जमा दो, या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जमाना होता है दोस्तों। सबसे पहले तो हमने कहा जी सप्ताह मतलब 7 दिन होता है, वार्षिक मतलब 365 दिन होता है। ठीक है, मंथ मतलब 30 दिन का एक महीना। ठीक है, तो मंथ मतलब 30 दिन। हमने कहा जी डेली मतलब दैनिक, तो डेली बोल रहे हैं मतलब एक दिन, ऐसा बोल दो। ठीक है, पाक्षिक मतलब पखवाड़ा, 15 दिनों का एक पाक्षिक होता है, एक पखवाड़ा 15 दिन का, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फोर्टनाइटली। ठीक है, ये 15 दिन। तो इस हिसाब से अगर मैं सबसे छोटा कहूं तो दैनिक, डेली। ठीक है, तो 7 दिन वाला वीक ये दूसरे नंबर पे आएगा, जिसको हम बोलते हैं सप्ताह। सप्ताह से बड़ा पाक्षिक, जिसको हम पखवाड़ा कहते हैं, 15 दिन का एक पाक्षिक। अच्छा जी, पाक्षिक से बड़ा मासिक, महीना 30 दिन का होता है।
वार्षिक मतलब 365 दिन। ठीक है। अच्छा जी, नंबरिंग करो। सप्ताह पहला नंबर पे, दैनिक दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे मासिक, चौथे नंबर पे पाक्षिक, पांचवें नंबर पे वार्षिक। ठीक है, तो हमने इस तरह के सीक्वेंस में जमाए हैं दोस्तों, बढ़ते क्रम में। 21435, 21435, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, यकीन मानिए ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं तो समझाना होता है इसलिए लिख के बताता हूं। ठीक है, अगला सवाल, भ्रूण जिसको हम फिटस कहते हैं, बच्चा जिसको हम चाइल्ड कहते हैं, शिशु जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, प्रौढ़ जिसको हम एडल्ट कहते हैं, युवा जिसको हम यंग कहते हैं। तो ऐसे 5 शब्द है जो कि अव्यवस्थित क्रम में है। इसको जमा देने का बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जमाना है। हमने प्रीवियस वाले क्लास में ऐसे सवाल कराए थे। शिशु का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेजी में इन्फेंट या फिर कहेंगे बेबी। ठीक है, ठीक। तो हमने कहा कि अगर सबसे पहला स्टेज क्या होगा, ये 5 स्टेज में सबसे पहला स्टेज क्या होगा दोस्तों, तो फीटस, भ्रूण। ठीक है, सबसे पहले तो भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण से शिशु बनेगा, बेबी मतलब बेबी पैदा होगा, बेबी बॉर्न होगा। ठीक है, फिर बेबी जब बड़े होंगे कुछ दिनों बाद तो बच्चा कहलाएंगे। ठीक है, चाइल्ड। अच्छा जी, उसके बाद जब यह बच्चा और बड़ा होगा तो युवा बन जाएगा, यंग हो जाएगा। ठीक है ना, चाइल्ड से यंग हो जाएगा। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो एडल्ट कहेंगे। अगला स्टेज क्या होगा, एडल्ट, जिसको हम बोलेंगे प्रौढ़। हो गया क्या, 1 2 3 4 5, 5 शब्द दिए गए थे। नंबरिंग करो। भ्रूण पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बच्चा, ऐसे सवाल में दिया गया नंबरिंग ना। तीसरे नंबर पे शिशु, चौथे नंबर पे प्रौढ़, पांचवें नंबर पे युवा। ठीक, तो हमने एक्चुअली यहां भी बढ़ते क्रम में बताए हैं दोस्तों। ठीक है, 1 3 2 5 4 असेंडिंग ऑर्डर, 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, डी फॉर डल्ली। ठीक, ऐसे अप्रोच करना। चलिए अगला सवाल, पितामह मतलब ग्रैंडफादर, प्रपितामह मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, पौत्र मतलब ग्रैंडसन, पुत्र मतलब सन, पिता का मतलब फादर। ठीक है, ऐसे 5 शब्द दिए गए जो कि अव्यवस्थित क्रम में है। इसको व्यवस्थित क्रम में जमा दो, बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। अगर मैं यहां पे ऐसा कहूं कि सबसे बड़ा कौन है यहां पे, सबसे बड़ा, तो आप कहेंगे जी ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सबसे बड़ा। ठीक है, फिर इससे छोटा कौन आएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। फैमिली ट्री बनाना है बस, ऐसा है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी। ठीक है, तो दादाजी के बच्चे मतलब ये हमारे पिता हो जाएंगे, फादर। ठीक है क्या, अच्छा जी, फिर फादर के जो बच्चे मतलब हम उसके पुत्र। ठीक है, जिसको हम कहेंगे यहां पे सन। ठीक है, फिर सन से छोटा क्या होगा, ग्रैंड सन हो गया, ग्रैंड सन। ठीक, तो हमने कहा जी ये है परदादा, ये क्या है, परदादा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्रपितामह। ग्रैंडफादर मतलब ये है दादा। ठीक, फादर मतलब पिता।
पुत्र मतलब सन, ग्रैंडसन मतलब हम कहेंगे जी नाती या फिर पोता, पिता के साइड से बात कर रहे हैं तो हमने कहा ग्रैंडसन का मतलब पोता। ऐसे तो हमने एक्चुअली यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बात किए हैं, बड़े से छोटे की ओर, ये वाला क्रम में बात किए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम कहें ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब दूसरा नंबर में दिया गया है, ग्रैंडफादर मतलब पहले नंबर पे दिया गया है, ठीक है। फादर मतलब 5वें नंबर पे दिया गया है, सन चौथे नंबर, ग्रैंडसन तीसरे नंबर। देखो तो जरा मैच कर रहा है क्या? 2 1 5 4 3। अरे सर कहां मैच कर रहा है? 2 1 5 4 3 नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे देखें तो 2 1 5 4 3 मतलब यहां पे एक्चुअली यहां पे बढ़ते क्रम में बात किया है, बढ़ते क्रम। तो हम पलट देते हैं, पलट दो ना, हम घटते क्रम में बात किए थे, जस्ट उल्टा कर दो, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। तो 3 4 5 1 2, ठीक है। बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर, सबसे छोटा पोता होगा ना, और सबसे बड़ा क्या होगा? परदादा। पोता पुत्र पिता दादा परदादा। 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2। ऐसा इस सवाल में थोड़ा अच्छे से मैं समय दिया है ना, इस वजह से क्योंकि कई बार यहां पे कंफ्यूज होते हैं लोग पितामह प्रपितामह और पत्र को लेकर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा आप अंग्रेजी वाले वर्ड का भी नॉलेज रखें, ठीक है, कि हिंदी में अगर ऐसा बोल रहे हैं तो अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं, और ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इतना नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए कुछ सवाल मैं होमवर्क में देके जा रहा हूं, अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये पहला होमवर्क नंबर 1, ठीक है ना। सूर्य, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, गैलेक्सी दिया गया है, अरेंज करके बतानी है, ठीक है ना। उसके बाद अगला होमवर्क देते हैं हम आपको, होमवर्क नंबर 2, ठीक। यहां पे शरीर के अलग अलग जो हिस्से होते हैं उससे रिलेटेड बात की गई है, ठीक है। अगला होमवर्क बात कर लेते हैं, मौसम से रिलेटेड है ये होमवर्क 3, सवाल नंबर 3, ये मौसम से रिलेटेड है। पतझड़ का मौसम, बसंत मौसम, मानसून, सर्दी, गर्मी, ठीक है ना। अरेंज करनी है आपको, ठीक, एक व्यवस्थित क्रम में। अगला होमवर्क, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। यहां पे राज्य दिए गए, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल, ठीक है। तो भारत के नक्शा के हिसाब से आपको यहाँ पे जमाना है दोस्तों, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से, ठीक है। तो आपको भारत के नक्शा का भी ज्ञान होना चाहिए। कुल मिला के ऐसा है कि ये जो चैप्टर है ना, लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, अभी तक आपकी जितने भी जनरल नॉलेज है, ठीक, या फिर व्यक्तिगत जो पर्सनल अनुभव अभी तक जो आपने रखा है, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए, है ना, आपको आंसर करना है दोस्तों। यहाँ पे कोई जोड़ घटाव गुणा भाग की जरूरत नहीं पड़ता इस चैप्टर में, ठीक है। बस लॉजिक का इस्तेमाल करके आपको सीक्वेंसिंग का काम करना होता है। होमवर्क नंबर 5, ठीक है, ये एक तरह से बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक ना। यहाँ पे फिर से शरीर के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, दिल, श्रोणी, कार्निया, किडनी, पिन्ना, ठीक है ना। क्रम से जमाना है आपको, व्यवस्थित क्रम पता करना है। होमवर्क नंबर 6, 6 सवाल हो गए, ठीक है। उसके बाद और 2-3 सवाल दे देते हैं आपको हम, ठीक है। फिर सारे सवाल हम डिस्कस कर लेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। ये वाला सवाल बिल्कुल अटेम्प्ट करिए आप, होमवर्क नंबर 7, सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं ना। यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें हुई है, कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, क्लर्क, ठीक है। तो
तो इसको व्यवस्थित क्रम में जमा दो, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, इस तरह से। होमवर्क नंबर 8 सवाल प्रैक्टिस करना आप, अगले वाले सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क नंबर 9 सवाल आपके समक्ष है, ठीक है, जरूर आप प्रयास करें। ये वाला सवाल सेम टू सेम अभी सीजीपीएससी 2026, ठीक है, सीजीपीएससी 2026 जो मैथ्स रीजनिंग वाला पेपर होता है उसमें ये सवाल पूछे गए थे। मेजर, कप्तान, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ठीक है। तो इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम ऑप्शंस के हिसाब से अरेंज करना है। तो हमने 9 सवाल आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगले वाले लेक्चर में हम इन सब का डिस्कशन कर देंगे, आंसर बता देंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। काफ़ी छोटा चैप्टर है। छोटा चैप्टर का मतलब ये है कि इसमें बस आपको ये पता रहे कि हाँ भाई इस तरह के सवाल होते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में। बाकी सवाल का जो मैं कहूँ तो इसमें किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे कोई फिक्स नहीं है। बायोलॉजी से सवाल हो सकते हैं, हिस्ट्री से सवाल हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से सवाल हो सकते हैं, ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपके पर्सनल जो व्यक्तिगत अनुभव आप रखते हैं अभी तक, है ना, या फिर जो भी जनरल नॉलेज अभी तक आपने अपने अंदर इकट्ठा करके रखे हैं, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए बस एक लॉजिक के तहत सीक्वेंसिंग का काम करना है। यहाँ पे कोई जोड़ घटाव गुणा भाग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जरूर इन सवालों को आप प्रैक्टिस करिएगा, अगले सेशन में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।